हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। और आज हम फिर एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, अवरेज से संबंधित यानी औसत। अवरेज यानी औसत। ये अवरेज औसत से संबंधित हमारा ये आज का पहला क्लास होगा। आज हम औसत को पूरे बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं अवरेज होता क्या है। औसत औसत पहले होता किसको कहते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। अवरेज यदि कोई दी गई संख्या, अवरेज यानी कोई दी गई संख्या के योग में उस संख्या से भाग दे देते हैं तो उस संख्या का जो भागफल प्राप्त होता है तो उसको हम औसत बोलते हैं, यानी अवरेज। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दिया हो 10 और 20, इस संख्या का हमें अवरेज पूछा जाए, इसका औसत हमें कैसे निकालना है। यानी जो 10 और 20 दिया हुआ है, इन दो संख्या के योग में 2 से भाग देते हैं, यानी 10 और 20 30 बटे 2 संख्या था, इसीलिए हम 2 से भाग दिए। अगर इस जगह 3 संख्या दिया रहता तो हम 3 से भाग देते, और भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा औसत होगा। जैसे इससे भाग दिए 30 में 2 से, तो भाग हमारा 15 निकला, ये हमारा औसत हुआ। यानी कि अवरेज बराबर योग बटे एन, ये हमारा एक सूत्र हुआ। अब इसी सूत्र के माध्यम से अगर हमें कभी अवरेज योग बराबर पूछा जाए तो अवरेज गुना एन, ये भी एक सूत्र बन जाएगा संख्या का औसत निकालने के लिए। जैसे हमें दे दिया जाए कि 5 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो उसका योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, योग बराबर अवरेज ए भी इंटू एन। तो योग हमारे पास 5 बच्चा दिया गया है और इसका औसत आयु हमारे पास 20 दिया हुआ है, तो योग बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 गुना 5। ये 100 बच्चों की, ये 100 वर्ष, ये 5 बच्चों की आयु का योग निकला। तो आइए आते हैं सवाल की तरफ। सवाल को पहले बनाते हैं। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है जो कि अवरेज से संबंधित दिया गया है। इसमें भी हमारे पास दिया गया है 5, 8, 13, 12 और 16 का औसत क्या होगा। तो हमने इससे पहले भी बता दिया कि औसत निकालने के लिए दी गई संख्या के योग में जितना भी संख्या दिया गया उसको जब भाग देते हैं तो उस संख्या का रेशियो यानी हमें औसत प्राप्त होता है। तो संख्या हमारे पास दिया गया है 5, 8, 13, 12 और 16, यानी कुल संख्या 3 2 5 बटे 5 कर देंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11 8 19 5 24, फिर 4 हाथ में 2 2 2 4 1 5 2 3 2 5, यानी 54 बटे 5। जब 54 में 5 से हम भाग देंगे, इस कुल संख्या का योग हम जोड़ करके जितना संख्या था उससे भाग दे दिए। अब इस भाग देने से जो भागफल लास्ट में प्राप्त होगा वही संख्या का औसत होगा। जब 54 में 5 से भाग देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 10.80। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। सवाल औसत निकालने के लिए हमें दी गई संख्या के योग में जितना भी संख्या दिया गया उस संख्या से हम भाग देते हैं, हमें उस संख्या का अवरेज यानी औसत पता चलता है, यानी इस संख्या का औसत 10.80 हुआ। तो आइए आते हैं अगले सवाल के तरफ। तो ये हमारा सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। यदि 40 10 25 20 35 एवं अक्ष का औसत 25 है तो अक्ष का मान ज्ञात करें। इसमें हमारे पास 10 40 10 25 20 35 एवं अक्ष का औसत 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले सभी संख्या का योग हम निकाल लेते हैं। 40 दिया हुआ है, योग बराबर 40 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 25 प्लस 20 प्लस 35। एक संख्या और हमारे पास दिया जो अक्ष दिया गया, इसका वैल्यू निकालना है हमें, और इसका औसत हमारे पास दिया गया है बराबर में
25। संख्या में भाग देते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 2 6, 6 से भाग दे दिए। अब संख्या का योग जब निकालेंगे तो 40 10 50, 25 75 20 95 और 30 120 प्लस x बराबर, जब इसको इधर से गुना किए इधर भी इधर गुना होगा, 25 गुना 6 120 प्लस x बराबर 25 छके 150। x बराबर हमारे पास निकल जाएगा 150 माइनस 120, x का वैल्यू निकल गया हमारा 30। यानी ये जो संख्या दिया गया है x, इस जगह पे 30 रखेंगे तो इसका औसत 25 निकल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये इस सवाल का आंसर हुआ। आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम औसत से संबंधित लगभग सवाल करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल को पढ़ते हैं। प्रथम 31 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। यानी सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो हमारा 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या दिया हुआ प्रथम 31 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। ऐसे हम 1 2 3 4 5 करके सबका औसत निकालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में बताने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, औसत बराबर। औसत निकालने के लिए वर्गों का औसत, वर्गों का औसत के लिए एक सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होता है n+1 इंटू 2n+1/6। ये प्रथम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत जब पूछा जाए तो यहां हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, n+1 इंटू 2n+1/6। अब इस पर हम सवाल बनाते हैं। n का वैल्यू हमारा यहाँ 31 हो जाएगा, n बराबर 31 हो जाएगा। तो इस पे हम सूत्र रख के बनाते हैं। n के जगह पे 31 प्लस 1, यानी 31 प्लस 1 इंटू 2 गुना 31 प्लस 1/6। 31 जोड़ 1 32 गुना 31 दूनी 62 63/6। 3 दूनी 6 21 तिया 63, 2 से कटाएंगे 16। अब ये हो जाएगा 16 गुना 21। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 1 16 के लिए 6 हाथ में 1, 16 दूनी 32 33, यानी 336। ये हमारा क्या निकला, ये औसत निकला। प्रथम 31 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत हमारा निकला 336। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। इस जगह प्रथम प्राकृतिक 31 संख्या के वर्गों के जगह पे कभी घन भी दिया जाएगा, तो उसके लिए अलग से सवाल हम लेकर आएंगे। तो आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा चौथा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। यदि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सवाल बिल्कुल टाइप चेंज होते जा रहा है। आज लगभग सवाल करना है जो कि औसत से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल को पढ़ते हैं फिर से। 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 दिया गया है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 4 लगातार सम संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या क्या होगी, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या कुछ भी मान लेते हैं। पहली सम संख्या x मान लेते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरी सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या यानी कि जो भी संख्या दिया गया उसमें पहला x है, तो उसमें जब 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा सम संख्या निकलेगा। विषम संख्या और सम संख्या दिया रहता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सम दिया गया है, तो सम कोई भी संख्या में जब 2 जोड़ेंगे तो वो सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। पहला सम संख्या x माने, तो उसमें जब 2 जोड़ेंगे x+2 तो ये हमारा दूसरी सम संख्या निकल जाएगा। उसी तरह तीसरी सम संख्या हमारे पास हो जाएगा x+4। फिर चौथी सम संख्या x+6 हो जाएगा। 2 जोड़ते गए
अब इन सभी संख्या का हमारे पास औसत दिया गया 23। सब संख्या को जोड़ लेते हैं पहले x प्लस 2 जोड़ x प्लस 4 जोड़ x प्लस 6। संख्या का योग में कुल संख्या से भाग दिए, इसका औसत हमारे पास दिया गया है 23। जब संख्या को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 4x प्लस 2 और 4 6 6 12 प्लस 12 बराबर 23 गुना 4 23 चौके 92 बराबर 4x बराबर 92 माइनस 12 4x बराबर हमारा पास निकल जाएगा 92 में 12 घटाएंगे तो 80 4 से कटा 20 x का वैल्यू हमारे पास निकल गया 20। तो अब हमारे पास क्या पूछा है, ये हमारा x का वैल्यू निकला, यानी कि सबसे छोटी संख्या पहली संख्या जो है ये हो जाएगा x। अब हमारे पास पूछ रहा है सबसे बड़ी चौथी संख्या होगा हमारे पास x प्लस 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6, यानी x का वैल्यू हमारे पास निकल गया 20 प्लस 6 20 26। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर हुआ। सबसे पहले हमारे पास विषम संख्या और सम संख्या ही दिया रहता है इस प्रकार के सवाल में। यह हमारे पास सम संख्या दिया गया, तो पहली सम संख्या x माने जब किसी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2, उसी तरह तीसरी जब जोड़े इसमें 2 और जोड़े तो x प्लस 4, उसी तरह इसमें भी 2 जोड़े x प्लस 6। हमें चौथी संख्या तक पूछा गया तो चौथी संख्या x प्लस 6 हुआ, यानी कह सकते हैं इसको सबसे बड़ी संख्या भी हमारे पास x प्लस 6 हुआ। तो x का जब हम वैल्यू यहाँ निकाले, पहले कुल संख्या के योग को कुल संख्या से भाग दिए तो ये हमारा एवरेज प्राप्त हुआ, जिसके एवरेज जो कि एवरेज हमें दिया गया है 23। जब इसको इस संख्या से गुणा किया इसका योग प्राप्त हो गया। जब 4x प्लस 92 माइनस 12 यानी 4x बराबर 80 निकला, तो x का वैल्यू हमारे पास 20 निकला। तो यह हमारे पास बोल रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया x प्लस 6, x के जगह 20 और 6 का मान रख दिया 20 26, यानी ऑप्शन नंबर ये इस ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा 5वां सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। अभी तक तो हम औसत निकालने के लिए सीख चुके हैं, तो यह हमारे पास पूछ रहा है अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या कहता किसको है, पहले इस चीज को समझते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और स्वयं अपने से भाग लगे, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे कोई 7 दिया गया है, यह क्या हुआ, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले भाग देकर चेक करना होता है। 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 1 और 7 से ही भाग लगेगा, यह अभाज्य संख्या होता है। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें एक और स्वयं अपने से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं 8, इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 8 से भी भाग लगेगा, इसको छोड़कर 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि ये भाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या कोई अगर हमसे पूछे तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होगा। ये सबसे पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं अपने से भाग लगेगा, ये अभाज्य संख्या हुआ। तो अभाज्य संख्या हम समझ गए किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक और स्वयं अपने से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां हमारे पास दिया गया प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम 9 अभाज्य संख्या को लिखते हैं। तो सबसे पहले 9 अभाज्य संख्या, तो हम सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में भी सिर्फ एक और स्वयं 3 से ही भाग लग रहा है। उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है 9 में। 7 के बाद मिलेंगे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक संख्या और लिखना है। 19 के बाद 23 हो जाएगा।
जब इन संख्या का योग औसत निकालना हो तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस। हमें औसत पूछ रहा है तो औसत निकालने के लिए हमने क्या बताया, कुल संख्या के योग में जितना संख्या दिया हुआ उस संख्या से जब हम भाग देंगे तो भागफल जो हमारा प्राप्त होगा वही औसत निकल जाएगा। औसत सबको जोड़ते हैं, 2 3 5 5 10 7 17 1 18 10 28 3 31 10 41 41 7 48 10 58 58 प्लस 23 प्लस 19 बटे 9 9 3 12 8 20 के 0 हाथ में बचा 2 5 3 8 1 9 1 10 बटे 9 यानी 100 बटे 9। जब इसको हम भाग देंगे तो निकल जाएगा 11 पूर्णांक 1 बटे 9। यहाँ आप सब जोड़ लीजिएगा और जब कुल जोड़ के जब कुल जोड़ लीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 100 बटे 9। क्योंकि हमारे पास 9 संख्या दिया गया है इसीलिए हम 9 से भाग दिए, तभी तो हमारा जाकर के औसत निकलेगा। तो ये 100 से भाग दिए तो 11 पूर्णांक 1 बटे 9 यानी ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भाज्य और अभाज्य वाली संख्या का सवाल था। तो आइए आते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल को पढ़ते हैं। 20 संख्या का औसत 20 है। बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि औसत लगाते समय एक संख्या 30 है जो गलती से 50 पढ़ ली गई है, जो पढ़ी गई, तो सही औसत क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास पहले 20 संख्या का औसत 20 दिया गया है। बाद में आकलन यानी बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि एक संख्या का औसत 30 है लेकिन उसे किसी कारणवश गलती से 50 पढ़ लिया गया, तो उसका सही औसत क्या होगा। तो सवाल बनाते हैं पहले। तो 20 संख्या का औसत 20 है। सबसे पहले हम योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए हमें क्या बताया, एवरेज ए बी इंटू एन, ये हमारा योग निकालने के लिए सूत्र बताए। तो यानी संख्या हमारे पास कितना दिया गया 20, संख्या का औसत एवरेज हमारे पास औसत 20 जाएगा और संख्या भी हमारे पास 20 दिया गया। तो योग हमारे पास कितना हो जाएगा 20 गुना 20 20 20 वही 400। ये क्या निकला, उन संख्या का औसत का योग निकला हमारे पास 400। अब हमें क्या बोल रहा है, बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि एक संख्या 30 था। मान लेते वो संख्या 30 था और उसे किसी कारणवश गलती से 50 पढ़ लिया गया है, जबकि हमें पढ़ना था 30 और हमने पढ़ लिया है 50। तो हम इससे कितना अधिक पढ़े हैं, 50 में 30 घटा देते हैं हमारे पास 20, यही 20 हम अधिक पढ़ लिए हैं। इसी 20 को इस संख्या में घटा देते हैं 20, कितना हो जाएगा 380। 380 में फिर 20 से भाग दे देते हैं। एक संख्या 20 से भाग दे देते हैं क्योंकि 20 संख्या का सही औसत निकालना है। 2 से घटाते हैं, 2 से 19 दूनी 38 यानी संख्या का औसत निकल जाएगा हमारे पास 19। ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। सवाल को फिर से समझिएगा क्योंकि इस जगह थोड़ा सा फिर से हम सवाल बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास औसत दिया गया था 20 संख्या का औसत 20 दिया गया। तो सबसे पहले हम योग निकालें एवरेज इंटू एन, यानी 20 गुना 20 किया तो 400। बाद में गलती से एक संख्या को 30 के जगह 50 पढ़ लिया गया, संख्या कितना अधिक निकला हमारे पास 20 निकला। इसी 400 में से 20 जो संख्या अधिक था उसको घटा दिए, गलती से 20 ही अधिक पढ़ा गया तो 400 में से 20 घटा तो 380। तो ये हमारे पास औसत निकला, औसत बराबर 380 बटे 20, क्योंकि कुल संख्या हमारे पास n का वैल्यू दिया गया है 20। तो जब 380 में 20 से भाग दिया तो संख्या निकल गया 19, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल को पढ़ते हैं। 100 संख्या का औसत 44 है। इन 100 संख्या और 4 अन्य नई संख्या का औसत 50 है। तो नई 4 संख्या का औसत क्या होगा। सवाल का टाइप धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, तो सवाल को बनाते हैं।
100 संख्या का औसत 44 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका योग निकाल लेते हैं। योग 100 संख्या का योग, 100 संख्या का योग बराबर अवरेज गुना एन बराबर अवरेज हमारे पास कितना दिया है 44, संख्या कितना है 100, इसका योग हमारे पास हो जाएगा 4400। इसके बाद 100 और 4 अन्य नई संख्या का औसत यानी 100 है, उसके बाद इसमें 4 और जोड़ देंगे यानी 104 संख्या का योग 104 गुना औसत हमारे पास दिया गया है इसका 50, गुना करेंगे 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 10 पचे 50 2 5200, यानी 104 संख्या का योग निकला 52 और प्रथम 100 संख्या का औसत निकला योग निकला 4400। सवाल को फिर से समझिएगा। 100 संख्या का औसत हमारे पास निकला 44, 100 संख्या का औसत 44 दिया हुआ था, इसका योग निकालें 4400 निकल गया। 100 संख्या और 4 अन्य नई संख्या यानी इसी 100 में से 4 और संख्या को जोड़ दिए तो उसका औसत हमारे पास दिया हुआ है 50, यानी 104 संख्या का योग हम जब निकाले तो 104 गुना 50 जब किया तो 5200 निकला। तो अब पूछ रहा है नई 4 संख्या का औसत, जब 104 में से 100 संख्या घटाएंगे यानी 4 शेष संख्या का पहले हम योग निकाल लेते हैं घटा करके, यानी 5200 माइनस 4400 हमारे पास बच जाएगा 800। तो यही 4 संख्या का औसत निकालेंगे, 4 संख्या का औसत 800 बटे 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8 20 212 यानी 200 निकल जाएगा। 4 नई संख्या का औसत 200 यानी ऑप्शन नंबर बी ये इस सवाल का आंसर हुआ। 4400 5200 में 800 घटा 4400 घटा बच गया 800, ये 4 संख्या का योग था 800, तो औसत निकालने के लिए 4 से भाग दिए तो बच गया 200, ये आंसर हुआ यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा अगला सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। यदि ए बी और सी इन तीनों संख्या का औसत डी दिया गया है तो ए बी सी और डी का औसत क्या होगा। सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया, सवाल को बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास औसत दिया गया है तो योग बराबर क्या सूत्र लिखे हैं, औसत बराबर योग बटे एन बराबर अवरेज यानी औसत। तो योग हमारे पास सबसे पहले तीनों संख्या को जोड़ लेंगे, ए बी जोड़ सी बटे एन माना कुल संख्या 3 बराबर औसत हमारे पास डी दिया गया है। जब इसको हल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3D। अब हमारे पास दिया है ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, इन तीनों का औसत पूछ रहा है हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत पूछ रहा है तो बटे 4 में लिख देंगे, 4 संख्या है तो ए प्लस बी प्लस सी इतनों सा का मान हमारे पास दिया गया है बराबर 3D। तो इस जगह हम लिख सकते हैं 3D प्लस डी बटे 4 यानी कि डी 3D प्लस डी यानी 4D बटे 4 यानी डी का वैल्यू निकल गया यानी 4 पर कट गया बचा डी यानी 4, यानी ये कह सकते हैं कि ए कोमा बी कोमा सी और डी का औसत हमारे पास जो निकला, औसत जो हमारे पास निकला वह निकला डी, ये हमारा आंसर हुआ यानी ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर हुआ। सबसे पहले हमारे पास अवरेज दिया हुआ है, अवरेज बराबर सूत्र होता है योग बटे एन यानी कुल संख्या। ए प्लस बी प्लस सी तीनों संख्या का औसत हमारे पास डी निकला तो योग हमारे पास निकल गया 3D, फर्स्ट समीकरण मान लिए यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम 3D लिख दिए। अब इसके बाद हमारे पास दिया गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत यानी कि बटे में 4 ए प्लस बी प्लस सी यानी इस जगह पे बराबर में 3D लिख दिए प्लस ये 1D दिया हुआ था, 3D प्लस डी यानी 4D बटे 4, 4 से 4 कट गया बचा हमारे पास डी, यानी कह सकते हैं कि
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो हमारे पास औसत निकला हुआ निकला डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल को पढ़ते हैं। 8 संख्या का औसत 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास योग निकाल लेते हैं। 8 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो योग हम निकाल लेते हैं। 8 गुना 20 बराबर 160। ये 8 संख्या का योग निकल गया। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर, यानी 8 संख्या दिया उसमें एक संख्या और बढ़ा देंगे, 8 एक 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा 9 संख्या। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर उसके औसत में 10% का वृद्धि हो जाता है। यानी औसत जो हमारे पास पहले दिया हुआ है 20, इसमें 10% वृद्धि हो जाता है, यानी 110 बटे 100 कर देंगे, 10% खत्म। 11 दूनी 22, यानी 9 संख्या का औसत निकल जाएगा। 9 संख्या का योग जो है वो हमारे पास हो जाएगा 9 गुना 22, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198। ये 9 संख्या का योग निकला हमारे पास 198। क्या बोल रहा है? एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत में 10% का वृद्धि हो जाता है। पहले 20 था, तो उसमें जब 10% का वृद्धि किया तो 110 बटे 100, जब इसको कटाए तो 11 दूनी 22, ये 22 हमारा औसत निकला 9 संख्या का। तो 9 संख्या का योग निकाले, तो योग निकालने के लिए इसको गुना किए तो निकल गया हमारे पास 198। जब इसको हल करेंगे तो नई संख्या का, तो नई संख्या बराबर, यानी नई संख्या बराबर 198 माइनस 160, 60 30 90, यानी 30 8 38। ये हमारा आंसर निकला, ऑप्शन नंबर बी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का 10वां नंबर सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है, यानी 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित है। तो संख्या पहले लिखते हैं। 6 और 34 के बीच में कौन कौन सी ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित होगा? 6 के बाद पहले संख्या जो होगा तो वो हो जाएगा 10, जो 5 से विभाजित है। जब इसमें 5 5 और जोड़ते जाएंगे तो संख्या 5 से विभाजित होने वाली होगी। संख्या हो जाएगा 15, उसके बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। ये सभी संख्या होगी 6 और 34 के बीच। 30 के बाद हो जाएगा 35, तो वो 34 से अधिक हो जाएगा, और 10 से पहले हो जाएगा 5, तो वो 6 से पहले की संख्या हो जाएगा। तो 6 और 34 के बीच की संख्या जो होगी यही 10 से लेकर 30 तक हो जाएगा। तो संख्या का औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए सबसे पहले योग करना पड़ेगा आपको। औसत बराबर एवरेज बटे एन, सॉरी, सबसे पहले सबको जोड़ेंगे। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 बटे कुल संख्या 1 2 1 3 2 5, 5 से भाग देते हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 की 0, हाथ में बचा 1, 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10, 100 बटे 5। हल करते हैं 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 20 बार में कट गया। ये औसत निकला हमारा 20, यानी 6 और 34 के बीच संख्या जो 5 से विभाजित होगा उसका औसत निकल गया हमारे पास 20, यानी ऑप्शन नंबर ये 1, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाल को बनाते हैं। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 दिया गया है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम 4 संख्या में से 3 का औसत हमारे पास 15 दिया गया है। प्रथम 3 संख्या का योग निकाल लेते हैं। प्रथम 3 संख्या का योग 3 गुना 15 बराबर 15 तिया
45। फिर हमारे पास दिया अंतिम तीन संख्या का औसत। अंतिम फिर अंतिम तीन संख्या के योग निकालेंगे। 3 गुना औसत दिया है 16, 16 तिया 15 तिया 45, 16 तिया 48। अब ये प्रथम तीन संख्या का योग 45 निकल गया और अंतिम तीन संख्या का योग 16 तिया 48 निकल गया। अब हमारे पास देगा यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगा। यहाँ पहले तीन संख्या का योग 45 और अंतिम तीन संख्या का योग 48 निकला। तो इन दोनों में से जब बीच की संख्या जो होगा वो कट जाएगा और जो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या होगा उसका अंतर निकल जाएगा। तो यानी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर निकालते हैं। प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या निकाल देते हैं। 48 माइनस 15 सॉरी 45 बराबर निकल जाएगा 3। अब हमारे पास दिया हुआ है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का जो अंतर है वो 3 निकला। तो हमारे पास क्या दिया गया, अंतिम संख्या 19 दिया गया। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, यदि अंतिम संख्या 19 में 3 घटा देते तो ये हमारा निकल जाएगा प्रथम संख्या। प्रथम संख्या यानी 19 में 3 गया 16। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12 है। सवाल को पढ़ते हैं। 25 परिमाणों का औसत 18 दिया गया है। यदि उनमें से पहले 12 का औसत 14 दिया गया है और पिछले यानी कि अंतिम 12 का औसत 17 दिया गया है, तो 13वां परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले हम 12 परिमाणों का योग निकाल लेते हैं। 25 परिमाणों का योग, 25 परिमाणों का योग निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा ए बी इंटू एन, 25 गुना 18 450। उसमें से हमारे पास पहले 13 का औसत, पहले 12 का औसत 14 दिया गया। 12 परिमाणों का औसत, 12 परिमाणों का योग 12 गुना 14, 14 दूनी 28, 14 एक 14 दो 16, 168 निकल गया। ये प्रथम 12 का परिमाण निकला, प्रथम। फिर अंतिम जो दिया गया, अंतिम 12 परिमाण, अंतिम 12 परिमाणों का योग। फिर अंतिम 12 परिमाणों का योग दिया गया है 17। 12 गुना 17 जब करेंगे, 17 दूनी 34, फिर 4 हाथ में 3, 17 3 20। अब इसमें से प्रथम 12 और 12 ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कुल निकल जाएगा। कुल योग 304 प्लस 168 करेंगे तो गुना 472 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 472। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये 12 परिमाणों का औसत जब दोनों को जोड़े तो निकल गया 472। तो हमारे पास 13वां परिमाण पूछ रहा है। तो 13वां परिमाण भैया, 13वां परिमाण कैसे हम निकालेंगे। इन दोनों को 12 12 24, ये 25 परिमाणों का औसत योग दिया हुआ है हमारे पास 450। इसी में से इनको घटा देते हैं 472 को। सत्रह 3 ये 20 हो जाएगा। 17 दूनी 34 फिर 4 अपने बचा 3, 17 3 20, ये 204 हो जाएगा। हमको जोड़ गुना करने में मिस्टेक हो गया था 204। जब इसको गुना करेंगे, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 372 और 7 4 72, 372। जब इसको हम घटाएंगे अब इसमें से तो हमारे पास बच जाएगा 78। ये हमारा आंसर निकला, 13वां परिमाण निकला हमारा 78, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल को फिर से समझिएगा।
25 परिमाणों का योग, 25 परिमाणों का औसत हमारे पास दिया हुआ 18, इसका योग निकाल गया 450। प्रथम 12 परिमाणों का योग 14 और पिछले यानी अंतिम 12 परिमाणों का योग 17 दिया, औसत 17 दिया। तो प्रथम 12 परिमाणों का योग जो योग निकालेंगे तो वो 12 गुना 14 हो जाएगा, पूरा जाएगा 168। फिर अंतिम 12 परिमाणों का योग 17 गुना 12 किया तो 204 हो गया। इन दोनों को जब जोड़ दिए कुल मिलाकर के पूरा गया 372। तो यानी 13वां परिणाम यानी उसके जो बीच का जो अंतिम परिमाण निकला वो 450 में इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, वो निकल गया 78। तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का 13 नंबर सवाल है। तो सवाल को पढ़ते हैं। 20 परिमाणों का औसत 18 दिया गया है, जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का औसत 17 दिया गया। तो बीच के 2 परिमाणों का औसत क्या होगा? सवाल बनाते हैं। 20 परिमाणों का औसत दिया हुआ है 18, पहले योग निकाल लेते हैं। 20 परिमाणों का योग 20 गुना 18 गुनी 36, 360 हो जाएगा। उसके बाद प्रथम 9 का औसत, प्रथम 9 संख्या ही मान लेते हैं, 9 परिमाण का योग 9 गुना 14, 14 26। फिर अंतिम 9 परिमाण दिया हुआ है, अंतिम 9 परिमाण का योग दिया गया, 9 का परिमाणों का योग दिया गया 17, 17 9 53 9 से इन दोनों का योग निकला 126 और 15। जब इनका कुल योग निकालेंगे, कुल यानी 9 9 18, कुल 18 परिमाणों का योग, परिमाण का योग 126 प्लस 153, 34 9 5 2 7 1 1 2 289 निकला। अब हमारे पास दिया गया है 20 परिमाणों का औसत 18, यानी जो निकाले तो 360 निकला। तो बीच के 2 परिमाणों का औसत क्या होगा? हमें पहले बीच के 2 परिमाणों का योग निकाल देना है। तो बीच के 2 परिमाणों का योग पहले निकालते हैं। बीच के 2 परिमाण, 2 शेष 2 परिमाण का योग बराबर 360 माइनस 279। जब घटाएंगे तो बच जाएगा 1 1 2 10 5 15 7 8 81 बच गया। ये शेष 2 परिमाणों का योग हमारा निकला 81। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? औसत, यानी बीच के 2 परिमाणों का औसत। औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। औसत बराबर बीच के 2 परिमाणों का बटे 2, यानी कि 81 बटे 2 बराबर 40.5। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, सवाल को फिर से समझ लीजिए। 20 परिमाणों का औसत 18 है, योग निकाले 360 निकल गया। प्रथम 9 परिमाणों का योग, प्रथम 9 परिमाणों का औसत दिया हुआ है 14, पहले योग निकाले 14 गुना 9 14 9 26 से। अंतिम 9 परिमाणों का औसत 17 दिया हुआ है। तो अंतिम 9 परिमाणों का जब योग निकालेंगे तो 9 गुना 17, 17 9 53 9 से। जब इन दोनों 9 और 9 कुल 18 परिमाणों का योग किया, दोनों को जोड़ के तो 279 पूरा। अब शेष 2 परिमाण यानी बीच के 2 परिमाण जो बचा, तो 360 में 289 घटा 81 निकला। तो हमारे पास बीच के 2 परिमाणों का औसत पूछा गया। औसत निकालने के लिए बीच के 2 परिमाण बोल रहा है, इसलिए हम 2 से भाग दिए। 81 में जब 2 से भाग दिए तो 40.5 निकला, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। सवाल को बनाते हैं। 5 छात्रों के लिए गणित में उसका औसत प्राप्तांक 50 पाया गया था। तत्पश्चात यह पाया गया कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 था, जो भूलवश उसे 84 पढ़ लिया गया। तो अब उसका सही औसत क्या होगा? यह हमारे पास सवाल में दिया गया 5 छात्रों का औसत अंक। तो इसका सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। 5
छात्र के अंकों का योग, अंकों का कुल योग, पाँच गुना 50 बराबर 250 अंक। उसमें से यह पाया गया कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 था, जो भूलवश उसे 84 पढ़ लिया गया। तो ये कितना अधिक पाया है? अधिक। पहले इसका 48 था, जो भूलवश 84 पढ़ लिया गया है। तो 84 में 48 घटा देते हैं, बचेगा हमारे पास 36। ये 36 अंक अधिक उसे पढ़ लिया गया था, इसीलिए 250 में हम 36 घटा देते हैं, इसका सही औसत निकल जाएगा। सही अंक पहले निकालते हैं। सही अंक बराबर 250 माइनस 36 बराबर 214 निकल जाएगा। तो इसका सही औसत हमें पूछ रहा है, तो सही औसत निकाल देते हैं। औसत बराबर, औसत निकाल लिए, कुल छात्र कितना था? 5। 214 का 5 से भाग दे देते हैं, तो ये निकल जाएगा 42.8। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। सचिन के रनों का 10 पारियों में कुछ औसत है। 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत में 6 बढ़ जाता है। तो उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत क्या होगा? यहाँ सवाल हमारे पास दिया गया है कि 10वीं पारी में उसके रनों का कुछ औसत है और 11वीं पारी में उससे 6 रन अधिक हो जाता है, औसत रन 6 बढ़ जाता है। पहले मान लेते हैं 10वीं पारी के रनों का औसत मान लेते हैं अक्स। तो कुल रन कितना हो जाएगा? कुल रन ये हो जाएगा 10 गुना अक्स बराबर 10 अक्स। अब 11वीं पारी के रन, 11वीं पारी के रनों का औसत, इससे 10वीं पारी से 11वीं पारी में 6 रन औसत बढ़ जाता है। तो ये अक्स था, तो ये अक्स प्लस 6 हो जाएगा। यह औसत हुआ। तो योग इसका कितना हो जाएगा? योग यही अक्स प्लस 6 गुना 11। अब सवाल को हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा अक्स प्लस 6, ये 11वीं पारी के रनों का बराबर 10वीं पारी में 10 अक्स प्लस कितना रन अधिक बना है? 108 रन बनाता है, जिससे 11वीं पारी में 8 रन बनाता है, 108 रन। तो 108 लिख देंगे 10वीं पारी में। अब सवाल को हल करते हैं। 11 अक्स प्लस 11 छके 66 बराबर 10 अक्स प्लस 108। ये अक्स तरफ आएगा 11 अक्स माइनस 10 अक्स बराबर 108 माइनस 66। अक्स बराबर निकल जाएगा 42। ये हमारा क्या निकला? ये जो 42 हमारा निकला, ये 10वीं पारी के रनों का औसत निकला 42। तो हमें 11वीं पारी का रनों का औसत पूछा गया है। तो उसके द्वारा बनाए गए नया रनों का औसत क्या होगा? यानी 11वीं पारी के रनों का औसत, 11वीं पारी के रनों का औसत हमारे पास कितना है? 11वीं पारी का अक्स प्लस 6, अक्स प्लस 6, अक्स का मान 42 प्लस 6 बराबर 48। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर है। सवाल को फिर से समझते हैं एक बार। हमारे पास दिया गया सचिन के रनों का 10 पारी में कुछ औसत रन बनाता है। पहले मान लिए, नहीं कुछ पता तो 10वीं पारी के रनों का औसत अक्स मान लिए। उसके कुल रनों का योग जब निकालेंगे तो 10 गुना अक्स हो जाएगा 10 अक्स। अब 11वीं पारी के रनों का औसत जो है 10वीं पारी से 6 अधिक है, यहाँ हमें बताया गया 6 अधिक है। तो यहाँ जब अक्स माने तो 11वीं पारी में 10 अक्स प्लस 6 हो जाएगा। तो उसके रनों का जब योग निकालें तो अक्स प्लस 6 गुना 11। जब इसको हल किए तो 10 11 अक्स प्लस 6 गुना 11 बराबर 10वीं पारी के रनों का योग और
कितना रन बना, 108 रन बना था 11वीं पारी में, तो बराबर में 108 अधिक लिख दिए। जब इसको हल किया तो अक्स का वैल्यू हमारे पास 42 निकला। तो ये हमारी 10वीं पारी का रनों का औसत निकला 42। तो हमें यह पूछ रहा है नई पारी का यानी 11वीं पारी के रनों का औसत, तो निकाले x + 6 यानी 42 + 6 बराबर 48, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। इसी प्रकार का दूसरा सवाल लेकर आते हैं। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा 16 नंबर सवाल है, जो कि 15 नंबर के तरह ही सवाल दिया गया है। तो सवाल पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, तो उसकी पहली यानी 11वीं पारी का औसत क्या होगा। उसमें हमारे पास 12वीं पारी का औसत पूछा गया था, उसमें एक पारी अधिक पूछा गया। तो सवाल बनाते हैं। 11वीं पारियों के रनों का औसत, मान लेते हैं अक्स, तो योग कितना हो जाएगा, 11 गुना अक्स हो जाएगा। अब हमारे पास 12वीं पारी, उसके पास तत्पश्चात उसके बाद 12वीं पारी के रनों का औसत में 9 बढ़ जाता है। 12वीं पारियों के रनों का औसत 9 बढ़ जाता है, यानी कि 11वीं पारी से 9 बढ़ जाता है, x + 9 हो जाएगा। इसके रनों का योग कितना हो जाएगा, x + 9 गुना 12। अब सवाल को हल करते हैं। जब सवाल को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 9 गुना 12 बराबर x गुना 11 प्लस कितना रन अधिक बनाया है, 129। 12x + 12 9 78 से बराबर 11x + 129। 12x - 11x बराबर 129 - 108। x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 21। ये हमारा 11वीं पारी के रनों का औसत मान है x। हमारे पास यहां पूछ रहा है उसकी पहली 11वीं पारी के रनों का औसत क्या हो जाएगा, 21, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। सवाल को हम फिर से एक बार समझाते हैं। एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत, पहले हम मान लिए 11वीं पारी के रनों का औसत x माने, उसके बाद कुल उसका योग निकाले तो निकल गया 11x। उसके बाद बोल रहा है 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ जाता है। पहले 11वीं पारी से 9 रन, 12वीं पारी में औसत अधिक बढ़ जाता है। 11वीं पारी में जब x माने तो 12वीं पारी में हो जाएगा x + 9। उसके रनों का योग जब निकाले x + 9 गुना 12 हो जाएगा। उसके बाद जब हम प्रश्न से हल किए, ये हो जाएगा x + 9 गुना 12, ये 12वीं पारी के रनों का औसत। उसके बाद x गुना 11 + 129, ये 11वीं पारी के रनों का औसत। दोनों जो जब बराबर किए तो हल जब किए तो x का मान निकला हमारा 21, जो कि 11वीं पारी के रनों का औसत पूछ रहा है। तो 11वीं पारी का मान थे x, तो ये निकल गया हमारे पास 21। अगर जो हमारे पास 12वीं पारी पूछता, 12वीं पारी तो 21 + 9 लिख देते हैं। 12वीं पारी का औसत, 12वीं पारी का औसत हमारा हो जाता x + 9, यानी कि 21 + 9 बराबर 30 होता। लेकिन यहां हमारे पास 11वीं पारी का पूछ रहा है, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये इस सवाल का आंसर हो। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 17 सवाल पढ़ते हैं। फिर से एक बार उसी तरह का सवाल लेकर के आए हैं। एक क्रिकेट खेल में प्रथम 10 ओवर में रन दर 3.2 है। शेष 40 ओवर में 82 रनों का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 282 रनों का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन दर कितनी होनी चाहिए। यहां हमारे पास कुल 282 रन बनाया गया है। एक क्रिकेट टीम प्रथम 10 ओवर में उसके रनों का दर यानी औसत जो है 3.2 है। तो उसके पहले 10 ओवर में
कुल रन कितना बनाया देख लेते हैं। 3.2 गुना 10 बराबर ये हो जाएगा, 1-0 खत्म, यानी 32 रन। प्रथम 10 ओवर में 32 रन बनाया, ये प्रथम 10 ओवर में 32 रन बनाया। उसके बाद शेष 40 ओवर में 282 रनों का लक्ष्य पहुंचने के लिए कितने रनों का दर होना चाहिए। तो शेष 40 ओवर में कुल रन कितना, शेष रन कितना बचा बनने के लिए, 40 ओवर में शेष रन, ओवर में शेष बचे रन बराबर 282 माइनस 32 घटा देते हैं, ये घटाएंगे बच जाएगा 250। अब 40 ओवर में जो बताना है हमें वो 250 रन बनाना है। इसके रनों का औसत पूछ रहा है, हमें 40 ओवर का औसत निकाल देते हैं। इसके रनों का औसत 250/40, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये इस सवाल का आंसर हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। एक क्रिकेट खेल में प्रथम 10 ओवर में 3.2 रन बनाया गया है, ये उसके रनों का औसत दिया गया, तो कुल रनों का योग जब निकल गया हमारा 32। प्रथम 10 ओवर में 32 रन निकला। अब 40 ओवर में शेष बचे रन 282 रन कुल टीम ने बनाया, जिसमें 10 ओवर में हमने 32 रन बनाया। तो 40 ओवर में कितना रन बनाना है, 40 ओवर में घटाया तो 250 रन बनाना है। तो इसका औसत जब निकाले प्रत्येक ओवर में 6.2 रन बनाएंगे, तब ये जाकर के 250 रन बनेगा 40 ओवर में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है औसत से संबंधित। तो सवाल पढ़ते हैं। जगन 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली कार से 200 किलोमीटर, फिर उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन से 400 किलोमीटर का सफर किया, और बचे हुए 200 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली बस के द्वारा तय करते हुए वह किसी दूसरे शहर में पहुंचता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके औसत चाल क्या थी। इसमें जगन जो दिया गया है, ये किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। वो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से कार द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन से 400 किलोमीटर दूरी सफर तय करती है। फिर उसके बाद जो शेष दूरी बचता है वो 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के द्वारा तय करती है। तो वह किसी दूसरे शहर में पहुंचता है, तो वह संपूर्ण यात्रा का औसत चाल। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं जगन द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया है। जगन द्वारा कुल तय की गई दूरी, सबसे पहले कुल दूरी कितना दिया गया, पहले 240 किलोमीटर दूरी दिया गया है, उसके बाद फिर 400 किलोमीटर दिया गया है, उसके बाद फिर दिया गया है 200 किलोमीटर। जब दोनों को जोड़ देंगे 4 2 6 2 8, 840 किलोमीटर ये हमारा कुल दूरी निकला, 840 किलोमीटर। तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल जो हमें निकालना है, औसत चाल निकालने के लिए सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां हम कुल समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हमारे पास कुल दूरी बटे कुल चाल निकालना है। तो दूरी हमारे पास कितना दिया गया है, 240 बटे चाल, पहला कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा समय निकल रहा है प्लस में। उसके बाद फिर ये हमारा 400 किलोमीटर दूरी दिया गया है, जिसको तय करता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्लस। उसके बाद 200 किलोमीटर दूरी दिया गया है, जिसको तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 6 चौके 24, 4 2 0 2 0 खत्म, 50 चौके 200, यानी 4 4 8 4 12, ये 12 घंटा कुल समय निकला, यानी कुल समय 12 घंटा निकला। अब क्या है हमारे पास, तो उसका संपूर्ण यात्रा का औसत चाल, औसत चाल बराबर सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय।
जो अब संपूर्ण यात्रा का औसत चाल जब निकालें, औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हमारे पास कितना दिया गया है 840 किलोमीटर, और समय हमारे पास कितना निकाले, जब समय निकाले तो ये दूरी बटे चाल जो कि 240 किलोमीटर दूरी और चाल 60 किलोमीटर, यही तो हमारा जब कटाएंगे तो समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। उसी तरह इसमें भी दूरी बटे चाल, इसमें भी दूरी बटे चाल किया है, तो हमारा कुल समय निकल गया है हमारे पास 12 घंटा। जब 12 से इसको भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका औसत चाल निकला ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। जगन द्वारा कुल दूरी तय जो किया गया, पहले कुल दूरी यहां निकली है। पहले हमारे पास 240 किलोमीटर था, उसके बाद फिर हमारे पास 400 किलोमीटर और फिर बचे हुए 200 किलोमीटर। जब तीनों को जोड़े तो 840 किलोमीटर समय कुल दूरी निकला हमारे पास। अब कुल औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा समय। तो पहला दूरी निकाले 240, उसका चाल था 60, 240 बटे 60। जब कटाए 4 से, उसी तरह इसको भी किए 400 बटे 100 चाल था। उसके बाद 200 बटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता। जब कटाए सब 4 बार में कटा तो 4 तिया 12, यानी 12 घंटा हमारा कुल समय निकला। तो हमें औसत चाल निकालना था, क्योंकि तीनों के लिए संपूर्ण औसत चाल तीनों को मिलाकर निकालेंगे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी हमारे पास 840 किलोमीटर निकला और समय निकला 12 घंटा। जब 12 से कटा 70 बार में कट गया, 12 7 84 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका औसत चाल निकला। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, यानी ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा अगला सवाल है, जो कि इससे पहले जो सवाल था उसी प्रकार का सवाल लेकर के आए हैं। तो सवाल पढ़ते हैं। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक फासलों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बताएं कि उसकी इस दूरी में औसत गति कितनी होगी। बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है। तो पहले यहाँ एक कार जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक फासलों को क्रमशः तय कर रहा है। तो पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ कुल दूरी 4 फासलों को, यानी कि 3 गुना 4, 3 चौके 12 किलोमीटर, ये कुल दूरी निकला। क्योंकि 4 क्रमिक फासलों को, यानी एक कार जो है 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, जो कि 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, जो कि 4 क्रमिक फासलों के बीच की दूरी दिया गया है। तो ये कुल दूरी निकल गया 4 तिया 12, ये 12 किलोमीटर दूरी निकला। तो हमें पता है कि औसत गति यानी औसत चाल बराबर सूत्र होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हमारा निकल गया, लेकिन कुल समय निकालने के लिए अब हमें याद करना होगा। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो यहां हम कुल दूरी कैसे निकालेंगे, समय। तो समय बराबर जब हल करेंगे तो दूरी बटे चाल निकलेगा। तो पहला दूरी 3 बटे, ये दूरी बटे चाल, पहला चाल है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसी प्रकार अगला 3 किलोमीटर दूरी है, अगले बार चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला दूरी 3 किलोमीटर है, 4 फासलों को तय करें, अगला चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला दूरी 3 किलोमीटर है, इसको तय कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये हमारा क्या निकला, कुल समय निकल गया। कुल समय, ये हमारा कुल समय निकला। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल किए। तो हमें औसत चाल निकालना है, कुल दूरी की औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितना दिया गया, 12 किलोमीटर, और समय हमारे पास क्या हो जाएगा, यही तो समय दिया हुआ है 3 बटे 10 प्लस 3 बटे 20 प्लस 3 बटे 30 प्लस 3 बटे 60। जब इसको हल करेंगे जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बटे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 20 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60।
10 छके 60, 6 गुना 3 6 तिया 18 प्लस 20 तिया 60, 3 तिया 9 प्लस 30 दूनी 60 यानी 2 तिया 6 प्लस 3। जब इसको हल करेंगे तो 12 बटे 6 3 9 9 18 18 36, 36 बटे 60। जब इसको हल करेंगे 12, ये उलट कर ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 60 बटे 36, 12 तिया 36, 3 से कटाएं 20 बार, यानी उसका औसत चाल निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह उसका औसत चाल निकला, यानी ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। पहले एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक फासलों को कर मतलब 10 किलोमीटर 20 30 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। पहले कुल दूरी जो निकाले, 3 किलोमीटर का 4 फासला है तो 3 गुना 4 4 12 किलोमीटर, ये हमारा कुल दूरी निकल गया। तो हमें बताया गया औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हम याद कर ले, लेकिन समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। जब दूरी हमारे पास दिया गया 3 किलोमीटर तो पहला चाल दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह जब चारों को किए, ये हमारा कुल समय निकल गया यहां से यहां तक में। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय निकाले। कुल दूरी 12 बटे कुल समय लिखने के लिए 3 बटे 10 प्लस 3 बटे 20 प्लस 3 बटे 30 प्लस 3 बटे 60। जब इसको हम हल किए तो 12 बटे एलसीएम सबका 60 है, तो इसमें करके 12 किलोमीटर दूरी 36 बटे 60 है। जब इसको ऊपर करेंगे तो 12 गुना 60 बटे 36, 12 तिया 36, 3 से कटा 20 तिया 60, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल निकला। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो उन सभी सवालों से हटकर सवाल बनाते हैं। 510 रुपया में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है तो कलम का औसत मूल्य क्या होगा। 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई थी 510 रुपया में। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है तो निकाल लेते हैं 75 पेंसिल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। 75 पेंसिल का कुल मूल्य 75 गुना 2, यानी 75 दूनी 150 रुपया। ये सिर्फ 75 पेंसिल का मूल्य निकला 150 रुपया। तो हम इसमें घटाते हैं तो 30 कलम का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 30 कलम का मूल्य, जब कुल दाम था हमारे पास 510 तो उसमें 150 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 360। ये 30 कलम का मूल्य निकला 360 रुपया। हमें क्या पूछ रहा है, तो कलम का औसत मूल्य यानी प्रत्येक कलम का औसत मूल्य क्या हो जाएगा। तो एक कलम का औसत मूल्य, बराबर 360 बटे 30, 3 से कटाएंगे तो 12 तिया 36, यानी 12 रुपया। एक कलम का औसत मूल्य निकला 12 रुपया। ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का आंसर था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। हमारे पास दिया गया था 30 कलम और 75 पेंसिल का कुल मूल्य 510 रुपया। पहले 75 पेंसिल का, एक पेंसिल का औसत मूल्य दिया था 2 रुपया, तो 75 पेंसिल के मूल्य का योग निकाले 75 दूनी 150 रुपया। अब 30 कलम का औसत मूल्य निकालने के लिए जब कुल में घटा देंगे तो 360 बच जाएगा। एक कलम का औसत मूल्य निकाले तो 30 से भाग देते, 12 तिया 36, 360, यानी एक कलम का मूल्य निकला 12 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 21 है। सवाल को पढ़ते हैं। 24 लड़के और उनके शिक्षक का औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो उसका औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र ज्ञात करें। 24 लड़का और उनके शिक्षक की उम्र का औसत 15 वर्ष है। 24 और उसके 24 लड़का है और एक शिक्षक है, यानी कुल आदमी 25 हो जाएगा। 25 आदमी की आयु का योग, 25 गुना 15,
75 वर्ष। ये 25 लड़का और एक शिक्षक की औसत आयु जो निकला का योग जो निकला 25 गुना 15 यानी 375 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए यानी सिर्फ लड़के की उम्र रहने दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि 24 लड़कों की उम्र, 24 लड़के की आयु का योग, आयु का योग 1 वर्ष कम हो जाएगा। पहले 15 वर्ष था तो 1 वर्ष कम करेंगे तो घट जाएगा, गुना हो जाएगा 14 वर्ष। 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, 14 दूनी 28 5 33, 336 वर्ष। तो हमें निकालना है शिक्षक की उम्र। तो शिक्षक की उम्र बराबर, इसमें घटा देते हैं 375 माइनस 336। जब इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9 3 39 वर्ष। यानी शिक्षक की जो आयु निकला वो 39 वर्ष निकला। ऑप्शन नंबर बी। 25 लड़कों की आयु का योग निकला हमारे पास 375 वर्ष। यदि 24 लड़के, यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो औसत उम्र 1 कम हो जाता है, यानी सिर्फ लड़कों की जो औसत आयु निकलेगा वह 24 गुना 14, क्योंकि 1 वर्ष कम हो गया। तो 24 गुना 14 के 336, उसमें से जब घटाएं तो शिक्षक का उम्र 39 वर्ष निकला। तो आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सवाल को पढ़ते हैं। यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में एवं दूसरा 10 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है तो कार की औसत चाल याद करें। तो हमें यहाँ प्रथम दूरी दिया गया 20 किलोमीटर 2 घंटे में और दूसरा 10 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल याद करने के लिए। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे पास कुल दूरी कितना दिया गया, पहले 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और समय हमारे पास कितना दिया गया 2 घंटा और 3 घंटा। 20 10 30, 3 2 5, 5 से कटा 5 6 के 30, यानी उसका औसत चाल निकला 6 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज हमने जितने भी सवाल बताए हैं उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सबों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।